हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 10 का पार्ट नंबर 2। इससे पहले इसका एक पार्ट हो चुका है, उसमें कई सारे हार्मोन्स के बारे में डिटेल से हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या तो फिर प्ले लिस्ट से आप उसको जाके देख सकते हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इंसुलिन से, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारी जो बेसिक बातें हैं वो फर्स्ट पार्ट में मैं बता चुका हूँ, इसलिए आज हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इंसुलिन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। हालांकि इससे पहले आप फार्माकोथेरापेटिक में पढ़ भी चुके हैं, बहुत डिटेल्स मैंने वहाँ पे पढ़ाया था डायबिटीज़ के बारे में, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं। तो इंसुलिन भी एक तरीके का क्या होता है, हार्मोन होता है जो हमारे पैनक्रियाज से रिलीज़ होता है। पैनक्रियाज का जो बीटा सेल होता है वहाँ से रिलीज़ होता है, ठीक है। और पैनक्रियाज के अल्फा सेल से ग्लूकागोन रिलीज़ होता है, जो कि इंसुलिन का एक तरीके से एंटागोनिस्ट होता है। समझ में आ रही बात। अब इंसुलिन का काम क्या है, तो इसका जो सबसे बड़ा फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है, वो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है, यानी नॉर्मल रेंज पे बना के रखता है। बहुत ज़्यादा नहीं होने देता है, बहुत कम नहीं होने देता है, इसको मेंटेन करके रखता है। समझ में आ रही बात। इसको मेंटेन करने में इसका अकेले हाथ नहीं है, बल्कि ग्लूकागोन भी क्या है, इसके साथ में काम करता है मेंटेन करने के लिए। जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ता है तब ये एक्टिवली काम करता है, उसको कम करने की, नॉर्मल रेंज पे लाने की कोशिश करता है। और जब नीचे जाता है तो ग्लूकागोन काम करता है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को वो बढ़ाता है, ठीक। तब इसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, तो लीवर के अंदर क्या करता है ये, तो इंसुलिन प्रोमोट ग्लूकोज एंट्री इन लीवर। लीवर के अंदर ग्लूकोज की एंट्री को ये बढ़ाता है, ठीक। लीवर के अंदर क्या करता है, ग्लूकोज को पहुंचाता है, उसके अंदर घुसाने में उस काम करता है, हेल्प करता है। ऐसे ही ये क्या करता है, इट प्रोमोट्स ग्लूकोज स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और ग्लूकोज को क्या है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज करवाता है, यानी अगर वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा तो ब्लड के अंदर रहेगा, तो इसलिए उसको क्या है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करवा देता है लीवर के अंदर, ठीक है। और क्या करता है, तो इनहिबिट्स ग्लूकोजेनोलाइसिस। क्या करता है, ग्लूकोजेनोलाइसिस को इनहिबिट करता है, यानी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं बनने देता है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी रोकता है, यानी फैट से और प्रोटीन से भी ग्लूकोज नहीं बनने देता, उसको रोकता है। ऐसे ही क्या है, फॉस्फोराइलेशन को भी रोकता है। फॉस्फोराइलेशन क्या है, ये ग्लूकोज से जब एटीपी वगैरह बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो पूरा प्रोसेस मैंने पढ़ाया था आपको क्रेब्स साइकिल के अंदर के फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, तो उसको भी किसी हद रोकने का काम करता है। स्केलेटल मसल्स यानी जो हमारे हड्डियों के साथ में मसल्स लगे हुए हैं, तो उस पर इसका क्या काम होता है, वहाँ पे क्या ये एक्शन शो करता है, तो प्रोटीन के सिंथेसिस को क्या करता है, बढ़ाता है। क्या करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाता है। और क्या करता है, इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस, और ग्लाइकोजन का भी सिंथेसिस करवाता है। और क्या करता है, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को इंक्रीज करता है, ठीक है, यानी ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करवाता है, यानी सेल के अंदर भेजता है, फिर वहाँ पे जाके वो यूज़ होता है, एटीपी वगैरह बनता है और बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, एटीपी के बाद। और क्या करता है ये, तो ये यहाँ पे भी फॉस्फोराइलेशन को ये इनहिबिट करता है, रोकता है। तो इस तरीके से क्या करता है, प्लाज्मा के अंदर यानी हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है। डिक्रीज करने का मतलब नॉर्मल रेंज पे लेके आता है। और एडिपोज टिश्यू के अंदर इसका क्या काम है, तो फैट, जो फैट है उसी को हम लोग समझिए एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं, तो उस पर इसका क्या एक्शन होता है, तो वहाँ पे भी क्या है, ग्लूकोज की एंट्री को क्या करता है, ये प्रोमोट करता है, बढ़ाता है, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। ऐसे ही क्या है, ट्राइग्लिसराइड के स्टोरेज को ये बढ़ाता है, यानी ट्राइग्लिसराइड को टूटने नहीं देता है, बल्कि उसको क्या करता है, स्टोरेज करके रखता है। अगर वो टूटेगा फिर उससे ग्लूकोज बनेगा, तो उससे क्या कहते हैं, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा प्लाज्मा के अंदर, तो उसको ये क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड के स्टोरेज को रोकता है। ऐसे ही ये क्या करता है, लिपोलाइसिस को भी रोकता है। लिपोलाइसिस का मतलब ये कि जब ट्राइग्लिसराइड को तोड़ा जाता है तो उससे क्या फैटी एसिड बनते हैं और ग्लिसरॉल बनते हैं, तो फिर उससे आगे फिर प्रोसेस होता है और ग्लूकोज बनता है, तो लिपोलाइसिस को भी ये रोकता है, ठीक। और इस तरीके से क्या करता है, प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है। अब इसका पैथोलॉजिकल रोल क्या है, तो लो सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन और कंप्लीट एब्सेंस और रेजिस्टेंस टू, यहाँ पे टू लगा लीजिए, और रेजिस्टेंस टू इंसुलिन एक्शन,
ठीक है। अगर ये दिक्कतें हो रही यानी इंसुलिन कम रिलीज हो रहा है, या तो फिर क्या पूरी तरीके से बिल्कुल रिलीज ही नहीं हो रहा है, या तो फिर क्या हो रहा है इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा है, उसको रेजिस्टेंस आ जा रहा है, कोई रुकावट आ जा रही है, तो फिर क्या दिक्कतें क्रिएट होंगी। तो उससे जो दिक्कत क्रिएट होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका सिक्रेशन लो हो रहा है और यहाँ पे हाइपर कह रहे हैं, तो हाइपर कहने का मतलब ये नहीं कि इंसुलिन बढ़ रहा है, बल्कि ग्लाइसेमिया है यानी ग्लूकोज बढ़ेगा। समझ में आ रही बात। जब इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। और अगर ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया, यानी ग्लूकोज कम हो रहा है। ठीक। अगर हाइपरग्लाइसेमिया होता है तो क्या दिक्कतें क्रिएट होती हैं, क्या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या सिम्टम्स दिखते हैं। आदमी को क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। ठीक है। अब ये डायबिटीज मेलाइटस भी दो तरीके का होता है। एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी इंसुलिन का सिक्रेशन बहुत कम हो रहा है या बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, तो उसको हम लोग टाइप 1 बोलते हैं। उसमें इंसुलिन देना पड़ता है, इंजेक्शन इंसुलिन का देना पड़ता है। और दूसरा होता है टाइप 2 मेलाइटस, कि इंसुलिन निकल तो रहा है लेकिन अपना काम नहीं कर पा रहा है, या निकल रहा है बहुत थोड़ा निकल रहा है, तो वो दूसरी तो उसमें दवाएं दी जाती हैं, उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है। तो दोनों तरह के डायबिटीज़ हो सकते हैं। तो इसमें अगर ये सारी दिक्कतें आती हैं, इंसुलिन कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगा। और जब डायबिटीज़ मेलाइटस होगा तो उसकी वजह से कई सारी दिक्कतें और भी क्रिएट हो सकती हैं। क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा, यानी हार्ट अपना काम नहीं कर पाएगा, उसको ग्लूकोज एनर्जी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी। किडनी फेल हो सकता है, उसको भी एनर्जी नहीं मिलेगी। क्या कहते हैं, ब्लड के अंदर लिपिड्स की मात्रा बढ़ जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएगा, आदमी को ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ऐसे क्या है, उसको फैटी लीवर हो सकता है, नॉन अल्कोहलिक। एक तो अल्कोहल पीने की वजह से होता है, वो भी आप डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होगा। ठीक है। यानी अल्कोहल के बिना। और क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो जाएगा, यानी आदमी को दिखना भी मतलब दिक्कत होने लग जाएगी, अंधापना भी आ सकता है। और क्या हो जाएगा, वीकनेस ऑफ इम्यून सिस्टम, आदमी का इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। और क्या आदमी को कमज़ोरी आती है, बदन में ताकत सी नहीं रहती है। और अगर हाई सिक्रेशन होता है इंसुलिन का तो क्या होगा, अगर ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो फिर क्या हो जाएगा, हाई सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन इंडिकेट दी पैनक्रियाटिक कैंसर। ठीक है। अगर ज़्यादा सिक्रेशन होता है इंसुलिन का तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि पैनक्रियाज के अंदर क्या है, कुछ कैंसर वगैरह हो गया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है। और उसकी वजह से जब हाई सिक्रेशन होगा तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया। क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया। क्यों, क्योंकि जब इसका सिक्रेशन ज़्यादा होगा तो ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। और उसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें क्या है क्रिएट होती हैं। आदमी को बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, इसलिए कि ग्लूकोज क्या है बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग जाएगा। और क्या जाएगा, आदमी को शेकीनेस, यानी आदमी को कपकपाहट होने लग जाएगी, आदमी कांपने लग जाएगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगी, मेंटल कंफ्यूजन होगा, ऐसे ट्रेम्बलिंग ऑफ लिप्स हो जाएगा, यानी उसके जो लिप्स हैं वो भी हिलेंगे, कांपने जैसा होता है ना, हिलने लग जाएंगे। और क्या जाएगा, ब्लड विजन हो सकता है। ये सारे इसके क्या है, सिम्टम्स हैं अगर किसी को हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है, यानी ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जा रहा है ब्लड के अंदर तब। अब इसका क्लिनिकल यूज़ क्या है, यानी इंसुलिन को हम लोग कब यूज़ करेंगे, तो इंसुलिन को यूज़ करते हैं हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए। ठीक है। और दूसरा, टू ट्रीट डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस, तो कीटो एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए भी हम लोग क्या देते हैं, इंसुलिन देते हैं। वो क्या करेगा, उसको तोड़ेगा और ब्लड से बाहर निकालेगा। ऐसे ही क्या है, डायबिटिक कोमा अगर है किसी को तो उसको भी ये क्या कहते हैं, इंसुलिन देते हैं, यानी इंसुलिन की कमी हो गई। ठीक है, बिल्कुल कमी हो गई। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर इंटर नहीं हो पा रहा है, एनर्जी नहीं बन पा रही है। समझ में आ रही बात। यानी तो फिर क्या होता है, आदमी के बहुत सारे बॉडी के फंक्शन काम करना बंद कर देते हैं, आदमी कोमा में चला जाता है। तो उस कंडीशन में भी क्या है, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाएगा। अब इंसुलिन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि इसमें हो रहा था, तो उसमें एंटागोनिस्ट देने की ज़रूरत पड़ती है। उसका एंटागोनिस्ट क्या है, तो ग्लूकागोन, जैसा कि मैंने बताया। ऐसे ही जो एड्रीनलिन है, जो एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है, वो भी इसका एंटागोनिस्ट है। ठीक है। इसके अगेंस्ट काम करेगा, इसके इफेक्ट को काउंटर करेगा। और क्या, कोर्टिसोल, कोर्टिसोल भी क्या है, इसका एंटागोनिस्ट है, ये भी इसके अगेंस्ट काम करेगा। कोर्टिसोल भी क्या है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड से ही रिलीज होता है, जिसको हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं या कॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं। ठीक। अब आपके सिलेबस में एक टॉपिक है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। क्या है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। इसका मतलब क्या है, तो ऐसी दवाएं जो क्या है, ग्लाइसेमिया को क्या करेंगी, कम करेंगी। ऐसी दवाएं जो ग्लाइसेमिया को कम करेंगी और उसको हम लोग ओरली लेंगे। ठीक है। यानी ये समझिए, डायबिटीज़ किसी को हो गई है, उसको कम करने वाली दवाएं जो ओरली हम लोग लेते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है।
द ओरल ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट डायबिटीज मेलाइटस, वो दवाएं जो डायबिटीज मेलाइटस को ठीक करने के लिए यूज होती हैं और ओरली ली जाती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, यानी ये दवाएं ग्लाइसेमिया को क्या करेंगी, कम करेंगी, इसलिए हाइपो है। ठीक, और क्लासिफिकेशन इसकी क्या है, आप इसको पढ़ भी चुके हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में। एक क्या है, सल्फोनाइल यूरिया, क्या है सल्फोनाइल यूरिया, इसके एग्जांपल्स है टोलब्यूटामाइड, ग्लीबेंक्लामाइड, ग्लीपेमिराइड्स और कार्ब्यूटामाइड और कई सारे हैं इसके। तो ये क्या करते हैं, दे स्टिमुलेट रिलीज ऑफ इंसुलिन, तो ये क्या करते हैं, पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं, उससे और ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करवाते हैं। तो जब इंसुलिन ज़्यादा रिलीज होगा तो फिर क्या है, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो उसको डाउन कर देगा। ठीक, दूसरा इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो है बिगुआनाइड्स, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, मेटफॉर्मिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है, मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन, ब्यूफॉर्मिन। तो ये क्या करते हैं, तो दे इंक्रीज द इंसुलिन एक्शन, ये इंसुलिन के एक्शन को क्या करते हैं, ये इंसुलिन के एक्शन को बढ़ा देते हैं। यानी मान लीजिए इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर रिलीज तो हो रहा है, ठीक है, इंसुलिन है लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, तो जो प्रॉब्लम उसको फेस हो रहा है उस प्रॉब्लम को ये क्या करता है, कम कर देता है। तो फिर क्या, इंसुलिन अपना काम करने लग जाता है। तो ये दवाएं क्या करती हैं, इंसुलिन के एक्शन को बढ़ा देती हैं। और जो तीसरा टाइप है वो है मैग्नेटिनाइड्स, क्या है, मैग्नेटिनाइड्स एनालॉग। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि रिपाग्लिनाइड और क्या है, नेटिग्लिनाइड। तो ये क्या करते हैं, दे डायरेक्टली स्टिमुलेट द पैनक्रियाज टू रिलीज इंसुलिन, ये भी पैनक्रियाज को डायरेक्टली क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, यानी उसको मतलब ट्रिगर करते हैं कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करो। और चौथी जो टाइप है वो है थियाजोलिडिन-डिओन्स, क्या है, थियाजोलिडिन-डिओन्स। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, रोजिग्लिटाजोन और पियोग्लिटाजोन, ये इसके क्या है एग्जाम्पल्स हैं। तो ये क्या करते हैं, तो दे डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल विदाउट इंक्रीजिंग द इंसुलिन सेक्रेशन, ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है उसको कम करते हैं लेकिन इंसुलिन का सेक्रेशन ये नहीं बढ़ाते हैं। समझ में आ रही बात, इंसुलिन का सेक्रेशन बढ़ाए बगैर ये ब्लड के शुगर लेवल को कम करते हैं। क्या, पांचवा क्या है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, पेग्लिटोल और वोगलीबोज, क्या है, वोगलीबोज। तो ये क्या करते हैं, दे इनहिबिट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल। तो ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को ही रोक देते हैं। ये जो क्या कहते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज है, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है। तो इसी एंजाइम को ये इनहिबिट कर देते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। जब इसका डाइजेशन नहीं होगा तो ग्लूकोज भी क्या है, हमारे ब्लड के अंदर नहीं पहुंचेगा। और जो हमारी बॉडी ना जो ग्लूकोज यूज करती है तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाले ग्लूकोज को ही यूज़ करती है, इसलिए कि सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट होता है और बहुत आसानी से टूट जाता है। तो सबसे पहला जो चॉइस होता है हमारी बॉडी का वो कौन से ग्लूकोज होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं। ठीक है, वो अब जो प्रोटीन है, फैट है, वो बाद में बहुत नंबर आता है उनका, वो टूटते हैं, फिर उससे ग्लूकोज बनता है। तो इसी को रोक दिया जाता है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करते हैं। अब एक टॉपिक है एस्ट्रोजन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दो हार्मोन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है, तो इसको चाहे आप ई से लिखिए चाहे ओ ई से लिखिए, ठीक है, पढ़ेंगे एक ही इसको, एस्ट्रोजन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्या है, ये क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, यानी ये जो हार्मोन है ये किससे रिलेटेड है, वो फीमेल से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, वो फीमेल से रिलेटेड है। और कहाँ से ये प्रोड्यूस होता है, तो ओवरी से प्रोड्यूस होता है। और कहाँ से होता है, तो एड्रीनल ग्लैंड भी इसको क्या करते हैं, एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करता है, बनाता है। और प्रेगनेंसी जब औरत को होती है, जब महिला प्रेग्नेंट होती है, तो जो प्लेसेंटा होता है वो भी क्या करता है, एस्ट्रोजन रिलीज करता है। अब ये प्लेसेंटा क्या है, तो एक झिल्ली होती है जो पूरे जो मतलब बेबी है जो पेट के अंदर रहता है उसको जो घेरे हुए रहती है पूरी एक झिल्ली, उसी झिल्ली को बोलते हैं प्लेसेंटा। तो उससे भी क्या है, एस्ट्रोजन रिलीज होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल। तो इसका जो काम है वो क्या है, डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके डेवलपमेंट में, उसको कंट्रोल करने में, मैनेज करने में, रेगुलेट करने में ये बहुत ज़्यादा क्या काम करता है। ठीक, अब रिप्रोडक्टिव जो क्या कहते हैं, अब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। उसमें ओवरी आ गया, फेलोपियन ट्यूब आ गया, यूट्रस आ गया, ठीक है, सर्विक्स आ गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट्स हैं। तो जब कोई बच्ची पैदा होती है तो उसके साथ में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो तो बचपन से ही रहता है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं, कुछ उसकी पहचान ऐसे हैं जो बाद में डेवलप होते हैं। ऐसे ही मर्दों में भी होते हैं। समझ में आ रही बात, जैसे कि मान लीजिए मर्दों में जब मर्द लोग बड़े होते हैं तो उनकी मूछें आती हैं, दाढ़ी आते हैं,
ठीक है। ये क्या है, एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक है किसके, मेल के। ऐसे ही फीमेल के अंदर भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलप होना, कमर का पतला हो जाना, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और भी हैं। तो वो भी उसके डेवलपमेंट में भी किसका रोल होता है, तो एस्ट्रोजन का रोल होता है। ठीक, एक यहाँ पे बात ध्यान रखिए, एनी नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस विच, ये मिमिक्स है, असल में क्या है, मिमिक करते हैं ना, कॉपी करना। ये असल में क्या था, मिमिक्स था, लेकिन ये गड़बड़ हो गया, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो एनी नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस विच मिमिक्स, ठीक है, विच मिमिक्स द इफेक्ट ऑफ नेचुरल हार्मोन इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कोई नेचुरल चीज़ है या कोई सिंथेटिक चीज़ है, जो भी एस्ट्रोजन की तरह से काम करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे सिंथेसिस हो, अगर उसका इफेक्ट एस्ट्रोजन की तरह से हो रहा है तो उसको भी एस्ट्रोजन बोला जाता है। इसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, एक क्या है इसका रोल, वो है स्ट्रक्चरल, यानी बॉडी के स्ट्रक्चर में, यानी जो बनाव है उसमें इसका क्या, यानी बॉडी का जो कहते हैं बनावट है उसमें इसका एक रोल होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल रोल। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, तो इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। तो फीमेल के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उसके डेवलपमेंट में और उसके ग्रोथ में क्या है, ये काम करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ही इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल। ठीक, और ये भी आप पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक के डेवलपमेंट में भी क्या है, ये काम करता है। ठीक, तीसरा क्या है, इट इंक्रीज यूटेरिन ग्रोथ एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट। तो जो यूट्रस होता है उसके डेवलपमेंट में, उसके ग्रोथ में भी क्या है, ये काम करता है, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट में भी क्या है, ये काम करता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही चीज जो क्या कहते हैं, और क्या करता है, इंक्रीज वेजाइनल लिब्रिकेशन, जो वेजाइना है उसके अंदर लिब्रिकेशन को ये बढ़ाता है, यानी वहाँ पे जो चिपचिपाहट है, जो फिसलाहट है उसको बढ़ाता है ये। और क्या करता है, इट मेक्स वेजाइना सेक्रेशन थिन, और वेजाइना का जो सेक्रेशन है जो वहाँ से रिलीज होता है उसको थिन करता है, वाटरी करता है, और उसको क्या करता है, अल्कलाइन बनाता है। ठीक है, अल्कलाइन मतलब उसको बेसिक नेचर का बनाता है। और ये क्यों किया जाता है, तो विच फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ स्पर्म, और ये सारा काम क्यों ये करवाता है ये, ताकि स्पर्म की एंट्री आसानी से हो सके। अगर वहाँ पे लिब्रिकेशन रहेगा, जो वहाँ पे सिक्रेशन है जो फीमेल की तरफ से रिलीज होता है, तो उस सिक्रेशन को ये पतला करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको वाटरी करता है, और उसको उसका जो नेचर है उसको क्या कहते हैं, एल्कलाइन करता है, ताकि जो स्पर्म है वो आसानी से उसमें सर्वाइव कर सके और फिर आगे एंट्री कर सके। तो ये सारा काम कौन करवाता है, एस्ट्रोजन करवाता है। ऐसे ही इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर। क्या है, प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है, तो उसके रिसेप्टर के डेवलपमेंट में, उसके सिंथेसिस में भी ये क्या है, काम करता है। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फंक्शन थे। अब इसका मेटाबॉलिक फंक्शन भी है, तो क्या करता है, तो इट डिक्रीज द रिजॉर्प्शन रेट ऑफ बोन। रिजॉर्प्शन रेट ऑफ बोन को ये क्या करता है, कम करता है। अभी कल ही मैंने पढ़ाया था कि रिजॉर्प्शन ऑफ बोन क्या होता है। ठीक है, अभी मैंने कल पढ़ाया था कि रिजॉर्प्शन ऑफ बोन, यानी जो बोन है उसका जो मैट्रिक्स है उसको जो तोड़ के उसमें से कैल्शियम को बाहर निकाला जाता है उसको बोलते हैं रिजॉर्प्शन। तो रिजॉर्प्शन ऑफ बोन को ये क्या करता है, कम करता है। ठीक, और क्या करता है, इट इंक्रीज HDL लेवल ऑफ प्लाज्मा एंड डिक्रीज LDL लेवल। और प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर HDL को बढ़ाता है और क्या कहते हैं, LDL को कम करता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो इसको बढ़ाता है और उसको कम करता है। तो इसमें भी क्या है, फायदेमंद है ये। अगर ये कम हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, ये जब बढ़ेगा तो फिर आदमी को हार्ट वाले प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाएगा। इट कॉजेज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, और ये बॉडी के अंदर सोडियम को और वाटर को क्या कहते हैं, रोक के रखता है। तो इस तरीके से बॉडी के फ्लूइड को भी एक तरीके से मेंटेन करने का काम करता है। और कोगुलेशन में भी ये क्या है, काम करता है। कोगुलेशन मतलब मान लीजिए कट गया, ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड का कोगुलेशन होता है, क्लोटिंग होती है, तो उसमें भी ये काम करता है। तो क्या करता है, इट इंक्रीज क्लोटिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड। ठीक है, कैसे करता है, बाई इंक्रीजिंग द क्लोटिंग फैक्टर्स। जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं जैसे कि सेकंड हो गया, 7th हो गया, 9 और 10th, तो उसको क्या करता है, ये बढ़ाता है। और जो एंटी कोगुलेंट है, यानी जो कोगुलेशन को रोकने वाली चीज़ें हैं जैसे कि एंटी थ्रोम्बिन 3rd है, तो उसको ये डिक्रीज करता है। ठीक, अब इसका पैथोलॉजिकल रोल क्या है, तो हाई प्लाज्मा लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एसोसिएटेड विद। अगर प्लाज्मा के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है तो उससे क्या चीज़ें हमको समझ में आती हैं, तो एक क्या समझ में आता है उससे, ओवरियन कैंसर, कि जो ओवरी है उसके अंदर कैंसर हो गया है, या तो फिर क्या है, एड्रीनल ग्लैंड के अंदर क्या है, कैंसर है, उसकी वजह से उसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। या तो फिर ब्रेस्ट कैंसर को बताता है ये कि ब्रेस्ट के अंदर कैंसर हो गया है अगर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है।
पॉलीसाइटिक ओवरियन सिंड्रोम को भी ये बताता है। ठीक है, इस अगर क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है इसका क्या कहते हैं, अगर एस्ट्रोजन का लेवल ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा है तो उसका एक मतलब ये भी हो सकता है, यानी इसकी तरफ भी वो इंडिकेट करता है पॉलीसाइटिक ओवरियन सिंड्रोम। तो ये क्या होता है, तो एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, जो इसमें क्या होता है, जो ओवरी का साइज है ना वो बढ़ जाता है और उसके जो किनारे हैं, जो मान लीजिए ओवरी है तो इसके जो किनारे हैं इस पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। अगर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसको पॉलीसाइटिक ओवरियन सिंड्रोम हो। और फिर अगर ज़्यादा होता है तो क्या करता है, तो हैवी मेंस्ट्रुएशन, यानी बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन आएगा, यानी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी इसका अगर लेवल बढ़ा हुआ है। एंड लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एसोसिएटेड विद, और एस्ट्रोजन का लेवल अगर कम है तो उससे क्या बात है हमको समझ में आती है, क्या चीज़ें उससे क्या है जुड़ी हुई है, स्टॉप्ड और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, यानी अगर इसका लेवल कम हो रहा है तो फिर क्या है, जो मेंस्ट्रुएशन आता है जो कि क्या है समझिए हेल्दी फीमेल की क्या है वो खासियत है, यानी मेंस्ट्रुएशन का होना हर महीने वो एक हेल्दी औरत को बताता है। लेकिन अगर उसमें दिक्कत आ रही है इसका मतलब वो इसका मतलब ये कि वो फीमेल क्या हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो स्टॉप्ड और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। ठीक, तो रुक जाएगा तो इरेगुलर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी इन मेल इन फीमेल, और इसकी कमी की वजह से मेल में भी क्या है इनफर्टिलिटी हो सकती है और फीमेल के अंदर भी क्या है इनफर्टिलिटी हो सकती है। ऐसे क्या ऑस्टियोपोरोसिस एंड बोन फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, इसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं अगर कमी होती है एस्ट्रोजन की। और क्या हो जाएगा, बोन फ्रैक्चर भी हो सकता है। अब ये सबके रीज़न है वो बताऊँ तो बड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ऐसे लिबिडो भी हो सकता है, यानी आदमी को सेक्स वक्स में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी, उसको मज़ा नहीं आएगा, मन नहीं करेगा। ऐसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है, यानी जो ये मेल लोग हैं उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा, यानी उनके पेनिस में क्या इरेक्शन नहीं होगा, खड़ा नहीं होगा, तो सेक्स करने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसे क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा ब्लड के अंदर, इसलिए कि उसको डिक्रीज कर रहा था तो क्या हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल का लेवल, यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल बढ़ जाएगा। और क्या हो जाएगा, कोरोनरी आर्टरीज प्रॉब्लम डेवलप हो जाएंगे, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, यानी ब्लॉकेज वगैरह होने लग जाएंगे। इसका क्लिनिकल यूज़ क्या है, किस पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है। तो क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन के साथ में यूज़ किया जाता है, किस काम के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, यानी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। दूसरा इसको कब यूज़ किया जाता है, फॉर मेनोपॉज सिम्टम्स ट्रीटमेंट। मेनोपॉज क्या है, तो ये कंडीशन होती है, एक पीरियड ऑफ लाइफ होता है फीमेल का कि उसमें उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है, ओवरीज से एग का सेक्रेशन भी बंद हो जाता है और इसी तरीके से एस्ट्रोजन का सेक्रेशन भी बंद हो जाता है। अब इसके काम बहुत सारे हैं, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ये सेक्स से ही रिलेटेड है, बहुत सारे इसके काम भी हैं। तो वो सारे काम डिस्टर्ब होते हैं तो फिर बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट होने लग जाती हैं उस फीमेल को। तो मेनोपॉज समझ गए ना, कि मतलब एक जैसे कि औरतें होती हैं मान लीजिए 40 साल की जब हो जाती हैं, उमूमन आमतौर से ऐसा होता है कि जब 40 साल की हो जाती हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन भी किसी हद तक बंद हो जाता है, तो बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट होती हैं, तो उस कंडीशन को मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक, तो उसके वजह से जो दिक्कतें क्रिएट होती हैं उसको ठीक करने के लिए भी ये एस्ट्रोजन का क्या है यूज़ किया जाता है। इसको आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, तो हॉट फ्लशिंग हो सकता है, यानी आप जो क्या है अपर बॉडी उसमें बहुत ज़्यादा बदन गर्म हो जाएगा। ठीक, ये भी एक दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही क्या ये पैन, इसमें इसीलिए मैं तुरंत पीडीएफ क्या है अपलोड नहीं करता हूँ। पैन हो सकता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, यानी आदमी कोई मेल है, उनके मान लीजिए उनके पति हैं वो इंटरकोर्स कर रहे हैं तो इनको बड़ा दर्द होगा जो फीमेल है, अगर वो इस कंडीशन में पहुँच गई हैं क्या कहते हैं मेनोपॉज में। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतों को क्या है रोकने के लिए ये क्या कहते हैं एस्ट्रोजन उनको दिया जाता है, ये सारी दिक्कतों को ट्रीट करने के लिए। और कब दिया जाता है, और टू ट्रीट प्री मैच्योर ओवरियन फेलियर, इसका मतलब ये होता है कि लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ ओवरीज बिफोर द एज 40, यानी 40 साल से पहले ही अगर ओवरीज अपना फंक्शन बंद कर दें तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्री मैच्योर ओवरियन फेलियर। ठीक, यानी क्या कहते हैं वो एग रिलीज करता है, एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है, तो ये सारे सेक्रेशन अगर ओवरी बंद कर दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर ओवरियन फेलियर। तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसको दिया जाता है ऐसी कंडीशन में। ठीक, और कब दिया जाता है, टू ट्रीट वेजाइनल एट्रोफी, अगर वेजाइनल एट्रोफी है तो उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। तो वेजाइनल एट्रोफी क्या है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो वेजाइना की वॉल्स हैं वो बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, और क्या जाती है थिनर हो जाती हैं, थिन, ये क्लीनर नहीं है क्या है थिनर,
और पतली हो जाती हैं, और क्या हो जाता है सम टाइम उनमें इनमें और कभी कभार उसमें क्या होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। जो वेजाइना की वॉल्स हैं वो क्या ड्राई हो जाती हैं और थिन हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, और उनके अंदर इन्फ्लामेशन भी हो जाता है। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी इसको दिया जाता है। ऐसे ही ऑस्टियोपोरोसिस अगर हो गया तो उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है कैल्शियम वगैरह की वजह से, तो उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। अब इसका एंटागोनिस्ट क्या है, ठीक है, एस्ट्रोजन के एंटागोनिस्ट क्या है, तो टेमोक्सिफेन, टोर्मीफेन और रेलोक्सिफेन, ये क्या है इसके एग्जाम्पल्स है किसके एंटागोनिस्ट, किसके एस्ट्रोजन के। अगर इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ये दवाएं दी जाएंगी उसको कंट्रोल करने के लिए। अब एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, क्या है प्रोजेस्टेरोन, जिसको हम लोग प्रोजेस्टिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रोजेस्टिन। तो इसका डेफिनेशन क्या है, तो प्रोजेस्टिन इज ए हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरीज, तो ये भी क्या ओवरी से सिक्रेट, तो ये भी क्या ओवरी से, एड्रीनल ग्लैंड से और प्लेसेंटा से रिलीज होने वाला एक हार्मोन है, ठीक है। ये दोनों समझिए तकरीबन साथ ही साथ में रहते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है तकरीबन साथ साथ में रिलीज होते हैं, एक ही जगह से दोनों रिलीज होते हैं। इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है, तो इट प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी, ये क्या करता है जो यूट्रस है उसको प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए, यानी जैसे कि इंटरकोर्स किया, अब क्या कहते हैं जाइगोट बना, तो ये क्या करता है यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। वहाँ पे पूरा एक शेडिंग बनती है ना यूट्रस के, एंडोमेट्रियम की पूरी एक लाइनिंग बनती है, तो उसके अंदर स्पर्म जाके क्या कहते हैं फर्टिलाइज होने के बाद स्पर्म उसके अंदर आता है, फिर वहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो वो जो क्या कहते हैं प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को तैयार करता है, यानी पूरा वहाँ पे जो एंडोमेट्रियम की जो पूरी एक लाइनिंग बनती है, एक शेडिंग होती है, तो उसके बनाने में कौन काम करता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक। और इसका क्या काम है, तो इट्स सेक्रेशन कॉज मेंस्ट्रुएशन इन एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, और अगर कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं है तो उस कंडीशन में जो मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी नॉर्मली जो मेंस्ट्रुएशन होता है तो वो इसी के सेक्रेशन की वजह से होता है। अगर इसका सेक्रेशन ना हो तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, यानी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग तो बनती है, लेकिन जब इसका सेक्रेशन होता है और प्रेगनेंसी नहीं होती है तब क्या होता है, वो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग बनी है यूट्रस के अंदर वो टूट जाते हैं, और फिर ब्लीडिंग की, और फिर क्या है ब्लड के साथ में वो बाहर आते हैं, ठीक है। तो वही क्या होता है मेंस्ट्रुएशन होता है, तो ये उसको भी क्या कॉज करता है। और क्या करता है, इट प्रिवेंट्स दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम, और ये क्या कहते हैं मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है। जो यूट्रस होता है उसकी 3 लेयर होती है, मान लीजिए ये यूट्रस है, इसकी 3 लेयर होती है, एक सबसे अंदर वाली होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, एक बीच वाली होती है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, मान लीजिए 3 लेयर हो गई, सबसे बाहर वाली होती है उसको बोलते हैं एपीमेट्रियम, ठीक है। तो सबसे जो अंदर वाली लेयर है एंडोमेट्रियम, तो आपने पढ़ लिया। जो बीच वाली लेयर है ये होती है स्मूथ मसल्स की, ठीक है। इसी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो बच्चा बाहर निकलता है, ठीक। और क्या कहते हैं इसी के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फिर मेंस्ट्रुअल, तो इसकी जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग बनती है, जो शेडिंग बनती है, वो टूटता है तो बाहर निकलता है। ये बहुत काम करता है इस सारी चीज़ों में। तो ये क्या होता है स्मूथ मसल्स होता है, स्मूथ मसल्स में आसानी से कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हो जाता है, रिलैक्सेशन हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये जो मायोमेट्रियम है इसके कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है, ठीक है। और ये स्मूथ मसल्स का होता है, तो इसके कॉन्ट्रैक्शन को रोकने की वजह से क्या होता है, अगर मान लीजिए इसके अंदर बच्चा है, ठीक, मान लीजिए इसके अंदर अभी छोटा सा बच्चा है, अभी एक दिन, अभी मान लीजिए 40 दिन का, 50 दिन का, 60 दिन का, 2 महीने का बच्चा है, और इसके अंदर बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन होने लगे तो ये बाहर आ जाएगा। समझ में आ रही बात, अगर बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाए तो ये बच्चा जो इसके अंदर डेवलप हो रहा है, जो अभी पल रहा है, वो बाहर आ जाएगा इसके अंदर अगर कॉन्ट्रैक्शन होने लगे बहुत तेज़ी से। तो ये क्या करता है इस कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है ताकि प्रेगनेंसी को सिक्योर बनाया जा सके, ठीक। और इसी का उल्टा होता है ऑक्सीटोसिन, ये क्या करता है इस कॉन्ट्रैक्शन को करवाता है, यानी जब बच्चे के पैदा होने का टाइम होता है तो ऑक्सीटोसिन वहाँ पे काम करने लगता है और इसको क्या करवाता है बहुत ज़्यादा इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, तो बच्चा आसानी से बाहर आता है। तो अगर ऑक्सीटोसिन तो रिलीज हो रहा है और क्या कहते हैं मान लीजिए ये जो प्रोजेस्टेरोन है वो रिलीज नहीं हो रहा है, तो फिर क्या हो जाता है बच्चा टाइम से पहले ही पैदा हो जाता है, बच्चा भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ पैदा हो जाता है। समझ में आ रही बात। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है कौन, प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें हम ये भी कहते हैं कि ये काउंटर करता है किसके, ऑक्सीटोसिन के एक इफेक्ट को। ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट क्या, कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है। और क्या करता है, इट हेल्प्स दी ब्रेस्ट फॉर मिल्क प्रोडक्शन ऑन चाइल्ड बर्थ। और जब बच्चा जो पैदा होता है तो उस वक्त में अब उसको दूध की ज़रूरत होती है, तो ब्रेस्ट को ये हेल्प करता है प्रोजेस्टेरोन मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, मिल्क को बनाने के लिए, ठीक है। और क्या करता है, प्रोमोट दी ग्लाइकोजन स्टोरेज इन लीवर, और ये ग्लाइकोजन का स्टोरेज भी करवाता है लीवर के अंदर। इट एक्ट्स एज एंटागोनिस्ट ऑफ एस्ट्रोजन, और ये एस्ट्रोजन के एंटागोनिस्ट की तरीके से काम करता है, ठीक है, यानी उसके एक्शन को रोकता है।
अब इसका पैथोलॉजिकल रोल क्या है, तो हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन मे बी ए साइन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ है ब्लड के अंदर तो इस बात का एक सिम्टम है, एक साइन है कि महिला जो है वो क्या है, प्रेग्नेंट है। ठीक है, प्रेगनेंसी को बताता है अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरे, इट राइज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम होता है तो उस वक्त में भी ये बढ़ जाता है, उस वक्त में भी क्या है, ये बढ़ा हुआ होता है। ठीक, दूसरा क्या है, लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन में भी हाई ड्यू टू ओवरियन कैंसर, और अगर ओवरियन कैंसर है या सिस्ट है, ठीक है, या ओवरियन सिस्ट है या एड्रीनल कैंसर है, तब भी इसका लेवल क्या है, बढ़ सकता है। और लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कैन कॉज इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, और अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या बहुत लो हो रहा है तो उससे क्या है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो सकता है। ऐसे ही लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज अनेबल टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम, अगर इसका लेवल कम है तो फिर जो अभी मैंने दिखाया ना कि जो मायोमेट्रियम है उसके कॉन्ट्रैक्शन को रोकने में क्या हो जाएगा, वो असफल हो जाएगा, अनेबल हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, जो बच्चा वगैरह है पेट के अंदर वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं प्री मेच्योर लेबर। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्री मेच्योर लेबर, यानी अभी बच्चा अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ, 9 महीने नहीं हुए और क्या होगा, बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन होने लगा तो वो बाहर निकल जाएगा। तो उसका एक रीज़न क्या हो सकता है, प्री मेच्योर लेबर का। लेबर का मतलब समझिए बच्चे की पैदाइश होना, बाहर आना। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग लेबर। और प्री मेच्योर मतलब टाइम से पहले। तो उसका तो वो क्यों हो सकता है, तो अगर क्या कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर कम है तो कॉन्ट्रैक्शन को नहीं रोक पाएगा, तो प्री मेच्योर लेबर हो सकता है। ऐसे ही लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कैन डिस्टर्ब फर्टिलाइजेशन, अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है तो फर्टिलाइजेशन भी सही से नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही बात, फर्टिलाइजेशन यानी एग का फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद तब बच्चा बनना शुरू होता है, तो वो भी नहीं हो पाएगा। ऐसे ही लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कैन कॉज इनफर्टिलिटी, और अगर इसका लेवल कम है, अगर ये क्या पूरी तरीके से सिक्रेट नहीं हो रहा है तो क्या है, बांझपना का भी कारण बन सकता है। आदमी क्या है, ये फीमेल को बांझ भी बना सकता है। अब इसका क्लिनिकल यूज़ क्या है, तो इसको हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन और अलोन फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। अब ये सिंगल भी यूज़ होता है, यानी सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन भी यूज़ किया जा सकता है और एस्ट्रोजन के साथ में मिला के भी इसको यूज़ किया जाता है। और इसका कॉम्बिनेशन आता है, दोनों का पिल्स आते हैं ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का पिल्स आता है यूज़ करने के लिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। तो ये क्या करता है, तो ये इट प्रिवेंट्स ओवुलेशन, ये ओवुलेशन को रोकता है। ओवुलेशन का मतलब होता है कि एग का पूरी तरीके से डेवलप होना और ओवरी से रिलीज होना। तो इस दोनों काम को ये क्या करता है, रोकता है, उसमें बाधा डालता है। ठीक, और क्या करता है ये, और किस काम में इसको यूज़ किया जा सकता है, तो टू ट्रीट यूट्रीन ब्लीडिंग, अगर क्या कहते हैं यूट्रीन से यानी यूटरस से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ऐसा ही टू ट्रीट मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, और अगर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है यानी सही टाइमिंग से नहीं हो रहा, इरेगुलर हो रहा है, ठीक, बहुत ज़्यादा हो रहा है, हैवी मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो ऐसी दिक्कतों को ठीक करने के लिए ये जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन उसको यूज़ किया जाता है। ऐसे ही टू ट्रीट एंडोमेट्रियोसिस, ऐसे ही एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, तो आपने पढ़ा एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है अगर उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है और बाहर की तरफ निकल जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। ठीक, और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो इट इज़ यूज एज HRT, इसको एज HRT के तौर पे यूज़ किया जाता है, यानी हार्मोन रिप्लेस थेरेपी के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। इन पोस्ट मेनोपॉज फीमेल, यानी ऐसी महिलाएं 40 साल पे उनका क्या है, उनका जो क्या कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया, मेनोपॉज हो गई, तो उसके बाद का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं पोस्ट मेनोफेज। तो उस कंडीशन में क्या है, ये इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है यानी ओवरी अपना काम करना बंद कर देता है तो फिर उसमें बहुत सारी सिम्टम्स आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती है, एस्ट्रोजन रिलीज नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं होगा, तो उस कंडीशन में प्रोजेस्टेरॉन को दिया जाता है। और कब दिया जाता है, टू ट्रीट इंडोमेट्रियम कार्सिनोमा, अगर इंडोमेट्रियम कार्सिनोमा है तो उस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए इसको दिया जाता है। तो ये क्या एक तरीके का यूट्रस कैंसर है तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। अब इसका एंटागोनिस्ट क्या है, तो मेफीप्रिस्टोन इसका क्या है, एंटागोनिस्ट है। क्या है, मेफीप्रिस्टोन इसका एंटागोनिस्ट है, किसका, प्रोजेस्टेरॉन का। इसको किस लिए, दूसरे काम के लिए भी यूज़ किया जाता है। किस काम के लिए, एबॉर्शन के लिए। किस काम के लिए, एबॉर्शन के लिए यूज़ किया जाता है। कब तक, अप टू 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई और वो एबॉर्शन करवाना चाहती है तो अगर
अगर वो प्रेगनेंसी का जो टाइमिंग है वो 10 वीक के अंदर अंदर है तो फिर ये दवा देते हैं, कौन सी, मेफिप्रिस्टोन। तो फिर क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएगा और बच्चा बाहर निकल जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एबॉर्शन। तो आप जानते होंगे, यानी बच्चे को बाहर निकाल देना उसके पूरी तरीके से डेवलप होने से पहले। समझ में आ रही बात। तो एबॉर्शन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। अब एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। क्या है, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन इज ए नेचुरल हार्मोन सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। तो ये भी क्या है, एक तरीके का हार्मोन है और नेचुरल हार्मोन होता है, जो कि कौन बनाता है इसको, तो हाइपोथैलेमस बनाता है। और फिर ये आके हमारा जो पिट्यूटरी होता है और उसमें ये और जो हमारा पिट्यूटरी है उसके पोस्टीरियर पार्ट में आके ये क्या होता है, स्टोर होता है। वो इसको स्टोर करके रखता है और फिर वहाँ से रिलीज करता है इसको ब्लड स्ट्रीम में। ठीक, अब इसका काम क्या है, फिजियोलॉजिकल रोल्स क्या है। तो यूट्रस पे इसका काम होता है, यूट्रस पे ये अपना एक्शन शो करता है। तो वहाँ पे क्या करता है, इट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड फोर्स ऑफ यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन विच फैसिलिटेट चाइल्ड बर्थ। तो जब बच्चे के पैदा होने का टाइम रहता है तो ये रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो क्या करता है ये, तो यूट्रियन का कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। यानी वहाँ पे जो मायोमेट्रियम की जो लाइनिंग थी, बीच वाली मसल्स, स्मूथ मसल्स की जो लाइनिंग थी यूट्रस के अंदर, बीच वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, मायोमेट्रियम होती है। ठीक, तो वो स्मूथ मसल्स होती है, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन को ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और बड़ी तेज़ी से करवाता है। फ्रीक्वेंसी को भी, उसका फोर्स भी बढ़ाता है और फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ा देता है। ठीक, तो बहुत तेज़ी से जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है तो फिर बच्चा धीरे धीरे क्या है, बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। और क्या करता है, ब्रेस्ट पे भी काम करता है ये। इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन एंड इजेक्शन। तो इट हेल्प्स इन मिल्क प्रोडक्शन इन इजेक्शन। तो ये मिल्क प्रोडक्शन में भी काम करता है और उसके बाहर निकलने में भी क्या है, काम करता है। यानी बच्चा जब दूध पीने जाता है तो उसको बाहर निकलवाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। यानी उसके रास्ते को हमवार कर देता है, रास्ता बना देता है, ताकि आसानी से दूध बाहर निकल सके और बच्चा पी सके। और क्या करता है ये, हार्ट पे भी काम करता है। तो वहाँ पे क्या करता है, तो इट कॉज वेसोडाइलेशन। क्या करता है ये, वेसोडाइलेशन कराता है, यानी जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसको डायलेट करता है। ठीक, उसको रिलैक्स कर देता है ये। ठीक है, स्मूथ मसल्स, जो हमारे ब्लड वेसल्स है वो भी स्मूथ मसल्स के होते हैं, तो उसको क्या करता है, रिलैक्स कर देता है। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर को भी लो कर देता है। किडनी पे भी काम करता है। तो वहाँ पे क्या करता है, तो वाटर के रिटेंशन को ये क्या करता है, बढ़ाता है। यानी वाटर को बॉडी के अंदर रोक के रखेगा ये। अब इसका पैथोलॉजिकल रोल क्या है, तो हाई लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन लेवल इंक्रीज एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ इन फीमेल। ठीक है, ये इसका लेवल कब बढ़ता है, तो जब चाइल्ड के बच्चे के पैदा होने का टाइम होता है तब ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या है, फीमेल के अंदर बढ़ जाता है। और रेयरली इंक्रीज इन नॉर्मल कंडीशन। और नॉर्मल कंडीशन में बहुत कम ऐसा होता है कि इसका क्या कहते हैं, मतलब लेवल बढ़ जाए। ठीक, हाई लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस विच प्रिवेंट प्रेगनेंसी। और अगर इसका लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, अगर इसका लेवल ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है तो वो क्या करेगा, प्रेगनेंसी को रोकता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा। और उसके अंदर मान लिया अभी स्पर्म है, फर्टिलाइज्ड एग है, तो उसको बाहर निकाल देगा। समझ में आ रही बात। अगर ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा है तो कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा करवाएगा और जो भी मतलब अभी यूट्रस के अंदर अभी बच्चा बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, जो भी मटेरियल उसके अंदर जाइगोट है तो उसको बाहर निकलवा देगा। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी को रोकता है। अगर लो लेवल है इसका, लो लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन, इट मे बी ड्यू टू डैमेज ऑफ हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस अगर डैमेज है, पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम है तो इसका लेवल क्या होता है, कम होता है। लो लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ में प्रोलॉन्ग द लेबर टाइम। और अगर बच्चे के पैदा होने के टाइम पे अगर इसका लेवल कम हो जाता है तो बच्चा पैदा होने का जो टाइम है ना उसको बढ़ा देगा। नहीं, बच्चा आसानी से बाहर नहीं निकलेगा, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा यूट्रस के अंदर। और क्या होगा, लो लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन कैन कॉज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्या, और ये क्या करता है, इसका लो लेवल अगर है तो वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कॉज करता है। तो ये क्या है, ए टाइप ऑफ मेंटल डिसफंक्शन। ये क्या है, मेंटल डिसफंक्शन है, यानी दिमागी प्रॉब्लम है। उसमें क्या होता है, आदमी को बात करने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। समझ में आ रही बात। और क्या होगा, डिप्रेशन में आदमी चला जाता है अगर ऑक्सीटोसिन की कमी होती है तो। अब क्लिनिकल यूजेस क्या है इसका, तो इट इज़ यूज एट, ये एट है, क्या है, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। तो बच्चे के पैदा होने के टाइम पे क्या है, इसको यूज किया जाता है। मान लीजिए ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो इसको और दे दिया जाता है ताकि बच्चा क्या है, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो और बच्चा क्या है, आसानी से बाहर निकल सके। ठीक, और कब इसको यूज किया जाता है, फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर है। तो यूट्रस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसके ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन उसके फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ा देता है। समझ में आ रही बात, उसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना उसी को बोलते हैं ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। तो उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है। ऐसे ही टू ट्रीट पोस्टपार्टम हेमरेज।
और इसको क्या करते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए भी यूज़ किया जाता है। यानी जैसे कि बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तब इसको दिया जाता है, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। अब इसका एंटागोनिस्ट क्या है, तो एटोसिबेन क्या है, एटोसिबेन ये इसका एंटागोनिस्ट है किसका, ऑक्सीटोसिन का। इट इज़ कॉमनली यूज्ड प्रिवेंट प्रीमेचर लेबर। और इसको कब यूज़ किया जाता है, तो जैसे कि मान लिया किसी को प्रीमेचर लेबर हो जा रहा है, यानी बच्चा बहुत जल्दी ही पैदा हो जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो जा रहा है और बच्चा क्या अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो रहा है, वो बाहर आ जा रहा है पर। तो ऐसी कंडीशन में ये दवा दी जाती है ताकि कॉन्ट्रैक्शन न हो पाए, और ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन के इफेक्ट को डाउन कर देता है, सप्रेस करता है। तो इसको कब दिया जाता है, तो प्रीमेचर लेबर को प्रिवेंट करने के लिए इसको दिया जाता है। अब एक टॉपिक रह गया जो कि लास्ट टॉपिक है हार्मोन का, वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर ए क्लास ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या है, तो ये एक पूरा ग्रुप है किसके, स्टेरॉइड हार्मोन के, दैट आर रिलीज्ड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। और ये कहाँ से रिलीज होते हैं, तो ये भी एड्रिनल ग्लैंड से ही रिलीज होते हैं। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड के दो मेन टाइप्स हैं, एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिसको हम लोग कॉर्टिसोल भी बोलते हैं, और दूसरा है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जिसको हम लोग एल्डोस्टेरोन बोलते हैं। ठीक है, ये दो मेन टाइप हैं इसके। अब इनका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, तो एक क्या है इसका मेटाबॉलिज्म, ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। तो ये इस तरीके से इसलिए बना रहा हूँ कि ये पूरा लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा मैंने 1 घंटे से ज़्यादा लंबा था ये लेक्चर। तो जब ज़्यादा लंबा वीडियो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो जो कैमरा है वो भी क्या है, जवाब दे देता है, वीडियो सारे करप्ट हो जाते हैं। तो आपने देखा कि जहाँ तक कुछ तो इसी वीडियो में कुछ पार्ट उसके क्या है सही है, और कुछ बहुत सारे उसमें कुछ आपको दिख रहा होगा धुंधला धुंधला सा। तो उसके पीछे रीज़न है कि वीडियो क्या है वो करप्ट हो जाते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट होती हैं। तो उसी वजह से ये भी दिक्कत आई है ज़्यादा। हालांकि जो कैमरा है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, DSLR है, लेकिन फिर भी दिक्कतें हो जाती हैं, तो इसलिए अब इसको इस तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म भी काम करता है, यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हेल्प इन ग्लूकोनियोजेनेसिस बाय इंक्रीजिंग एंट्री ऑफ अमाइनो एसिड इन लीवर एंड किडनी। तो ये क्या करवाता है, अमाइनो एसिड से क्या करवाता है, ये समझिए ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाता है। और क्या करता है, जो अमाइनो एसिड है यानी समझिए प्रोटीन है, उसकी एंट्री को लीवर के अंदर और किडनी के अंदर बढ़ाता है, इस तरीके से ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। और क्या करता है, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम करता है। एक चीज ध्यान रखिए, ये अगर इसके बारे में पूछे ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में या कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसका जो असल काम होता है वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। समझ में आ रही बात, जो इम्यूनिटी हमारी उसको सप्रेस करता है। तो जब सप्रेस करता है तो उससे वो इन्फ्लामेशन को भी कम करता है और एलर्जिक रिएक्शन को भी कम करता है। समझ में आ रही बात, ये इसके दो मेन फंक्शन है। इसी दो फंक्शन के लिए इसको काफी जगह पे अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। खैर, तो और भी इसके काम है। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोवाइड एनर्जी टू ओवरकम ऑन स्ट्रेस caused due to trauma, fright, infection, bleeding through increasing the plasma glucose level। तो ये क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये जो स्ट्रेस है उसको दबाने के लिए, उस पर गालिब आने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये स्ट्रेस कैसे कॉज हुआ है, जैसे कि मान लीजिए ट्रॉमा हो गया या आदमी डर गया, इन्फेक्शन हो गया, ब्लीडिंग हो गई, तो उसकी वजह से एक स्ट्रेस बनता है बॉडी के अंदर। तो उस स्ट्रेस पे काबू पाने के लिए ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसे करता है, तो ये प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। ठीक, और ये काम खास तौर से जो कॉर्टिसोल है वो करता है। ऐसे ही इसका फिजियोलॉजिकल एक फंक्शन ये भी है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करता है। ये क्या करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करता है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, तो ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। तो इस तरीके से ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को रिड्यूस करता है। अब ये कैसे करता है, तो इसका पूरा एक प्रोसेस है जिसको मैंने बहुत डीपली पढ़ाया था अस्थमा वाले चैप्टर में। समझ में आ रही बात, अगर आपने फार्माकोथेरापेटिक पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि इम्यून सिस्टम का क्या रोल होता है इन्फ्लामेशन में, कैसे इन्फ्लामेशन होता है। तो उसको वहां से देख लीजिएगा जाके। ऐसे ही इसको एंटी एलर्जिक रिएक्शन के तौर पे भी यूज किया जाता है, यानी अगर एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो उसमें इसको यूज किया जाता है एलर्जिक रिएक्शन को कम करने के लिए। तो यहाँ पे भी ये क्या करता है,
तो यहाँ पे भी ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। समझ में आ रही बात, ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। तो यहाँ पे ये टाइपिंग की गलती हो गई है, चूंकि मैं वॉइस टाइपिंग यूज करता हूँ जब ज्यादा लोड रहता है। तो ये असल में क्या है, इट रिड्यूसेस इलेक्ट्रिक नहीं है बल्कि एलर्जिक रिएक्शन। क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक रिएक्शन नहीं है बल्कि एलर्जिक रिएक्शन को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। कैसे, बाय सप्रेशन। ये सेपरेशन नहीं है बल्कि बाय सप्रेशन, यानी सप्रेस करता है किसको, इम्यून रिस्पॉन्स को। ठीक, अब एक आपने पढ़ा था मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, तो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ये क्या करता है, तो इट प्रोमोट्स सोडियम रीएब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन। यानी किडनी के अंदर ये सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, यानी सोडियम को बॉडी से बाहर नहीं निकलने देता है और पोटेशियम को बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एक मेन फंक्शन है। अब इसका पैथोलॉजिकल रोल क्या है, हाई लेवल ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में कॉज कुशिंग सिंड्रोम्स। अगर ये क्या कहते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ता है तो उससे क्या दिक्कत होगी, तो कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। अब कुशिंग सिंड्रोम में क्या क्या चीजें आती हैं, तो उसमें ओबेसिटी आ जाती है, हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है, डायबिटीज आ जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये सारी दिक्कतें क्रिएट कर सकता है अगर इसका लेवल बॉडी के अंदर बढ़ता है। ऐसे ही इट मे बी ड्यू टू ओवरडोज ऑफ स्टेरॉइड। और ये कोर्टिकोस्टेरॉइड कैसे बढ़ेगा, तो अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा स्टेरॉइड की दवाएं ले रहा है, सप्लीमेंट ले रहा है, तो उससे उसका कोर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल बढ़ जाएगा। ऐसे ही थोड़ा बहुत मतलब बढ़ सकता है अगर बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन वगैरह है, तो उस कंडीशन में भी कोर्टिकोस्टेरॉइड थोड़ा बढ़ सकता है। अब लो लेवल ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड इज कॉल्ड हाइपोकोर्टिसोलिज्म। अगर क्या कहते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल बॉडी के अंदर कम है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोकोर्टिसोलिज्म, और अगर ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, हाइपर कोर्टिसोलिज्म। ठीक, और अगर इसका लेवल कम होता है तो ये क्या करेगा, इट कैन कॉज एडिशंस डिसीज। क्या कॉज करेगा, ये एडिशंस डिसीज कॉज कर सकता है। अब एडिशन डिसीज के क्या सिम्टम्स वगैरह हैं, इसमें क्या दिक्कतें होती हैं, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, या डिजीनेस हो सकता है, फटीग हो सकता है, भूख की कमी हो सकती है, ऐसे ही लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, लो ब्लड शुगर लेवल यानी हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ऐसे ही क्या है, मेंस्ट्रुएशन का एब्सेंस हो सकता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल बंद हो सकता है। ऐसे ही क्या है, क्रेविंग साल्टी फूड्स, और आदमी को जो साल्टी फूड्स है, नमकीन वाले जो खाने हैं, उसको खाने को बहुत ज्यादा मन करेगा, उसकी चाहत होगी। ऐसे ही बहुत ज्यादा आदमी क्या करेगा, पेशाब करेगा। ऐसे ही क्या हो सकता है, मसल्स वीकनेस, यानी मसल्स जो है वो कमजोर हो जाएंगे और आदमी का वेट लॉस भी हो सकता है। ये सारे किसके सिम्टम्स हैं, एडिशंस डिसीज के। अभी इसका लेवल लो कैसे हो सकता है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो खुद ही अपने सेल को मारने लग जाए, डैमेज करने लग जाए। तो अगर वो क्या कर रहा है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड को डैमेज कर दे या पिट्यूटरी ग्लैंड को डैमेज कर दे, तो ये दिक्कतें सारी क्रिएट हो सकती हैं। अब इसका क्लिनिकल यूज क्या है कोर्टिकोस्टेरॉइड का, तो मैंने बताया ना कि मान ली एलर्जिक रिएक्शन है या इन्फ्लामेशन है कहीं पे, तो उसको कम करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे स्ट्रेस वगैरह को कम करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब देखिए कैसे, मतलब अलग अलग बीमारियों में इसको यूज किया जाता है, बहुत सारी बीमारियों में यूज किया जाता है। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं। तो इसको इन आई डिसीज, आई के आंखों की बीमारियों में भी इसको यूज किया जाता है, जैसे कि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो उसमें भी इसको यूज करेंगे। यानी जो क्या कहते हैं, कंजक्टिवा है, हमारी आंखों का जो सफेद वाला हिस्सा है, अगर उसके अंदर इन्फ्लामेशन वगैरह हो गया है तो उसमें इसको यूज करेंगे। ठीक, ऐसे ही हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें भी इसको यूज किया जाता है। जैसे कि हेमोलाइटिक अनेमिया, यानी जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनको क्या, कोई जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो बहुत तेजी से डैमेज हो रहे हैं, बहुत तेजी से टूट रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है उनका। यानी क्यों हो रहा है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम उसको डैमेज कर रहा है, उनको तोड़ रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में भी इसको यूज करते हैं। ऐसे ही इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी इसको यूज करते हैं, यानी जो हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम है, तो जैसे कि सेरेब्रल एडीमा है तो उसमें इसको यूज करते हैं। ऐसे ही इन पल्मोनरी डिसऑर्डर में भी इसको यूज करते हैं, जैसे कि ब्रोंकाइल अस्थमा हो गया। अस्थमा में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी इसको यूज करेंगे, तो ये इम्यून सिस्टम को वहां पे क्या करेगा, सप्रेस करेगा। ऐसे ही इन
इन्फेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ऐसे जो छोटा बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, या छोटे बच्चे हैं जो, तो उनको भी ये दवा दी जाती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्यों दी जाती है? ताकि उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कि छोटे बच्चों में बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया वगैरह हो जाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो इन्फ्लामेशन हो जाता है और रास्ता बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन को रोकने के लिए भी इसको दिया जाता है। ऐसे ही इसको क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में दिया जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है, इन्फ्लामेशन है, तो उसको ठीक करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज है। ऐसे ही इसको बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर में यूज किया जाता है। तो इसमें भी क्या होता है, इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाता है, जैसे कि बर्साइटिस हो गया, अर्थराइटिस हो गया, तो इसमें इसको यूज किया जाता है। ऐसे ही स्किन डिसऑर्डर में इसको यूज किया जाता है, जैसे कि एट्रोपिक डर्मेटाइटिस। एट्रोपिक डर्मेटाइटिस का मतलब ये होता है कि जो स्किन है उसके ऊपर इन्फ्लामेशन हो जाए, उसमें खुजली हो, तो उसमें इसको यूज किया जाता है, जिसको हम लोग एक्जेमा भी बोलते हैं। तो इसमें भी क्या है, एक तरीके से इन्फ्लामेशन वगैरह है, एलर्जिक रिएक्शन है। तो समझ में आ रही है इसका तो समझ में आ रही है बात। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस करता है, दबाता है किसी हद तक। ठीक, तो ये जो आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 हार्मोन एंटागोनिस्ट, यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।